जी जी। चलिए, हमारा जो अगला अध्याय है इसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। क्या भारत से हम क्या सीखे का लेखक कौन है? मैक्स मुलर। इसका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, है ना? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे, यह एक हमारा भाषण है। क्या है? भाषण है। हम पीछे पढ़े थे वह कहानी था इसके दांत, उसे पीछे पढ़े थे तो क्या था, वह निबंध था ना, श्रम बिहार जाति पर था। और जो भी हम पाठ पढ़ रहे हैं ये एक भाषण है, भारत से हम क्या सीखे, और लिखा गया हुआ है मैक्स मुलर के द्वारा। आपको हम लेखक परिचय के बारे में कुछ बता दिए थे, है ना, लेकिन आज हम आप लोग से क्वेश्चन करके हम आगे बढ़ते हैं। जो मैक्स मुलर था इसका जन्म कहाँ हुआ था आप लोग? जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था ना जी। 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे, 4 साल के थे, तो उनके पिता का क्या हो गया था? पिता के मरने के बाद इनकी जो है आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। उसके बाद इनका पढ़ाई लिखाई जारी रहा, अपना उसका पढ़ाई में कोई बाधित नहीं हुआ। उन्होंने जो है लैटिन, ग्रीक, संगीत इत्यादि भाषा के उन्होंने जो है बचपन से ही जानता था ना, और ये जो बचपन से ही भोजपुरी भाषा जानते थे, है ना। और मैं बात करूं तो 18 वर्ष की उम्र में लीपजिग, कहा लीपजिग विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है लीपजिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का जो है पढ़ना इन्होंने आरंभ किया था। ये था जर्मनी के, जर्मनी के। उन्होंने बहुत सारे भाषा उन्होंने अपना अध्ययन कर चुके थे। बात करूं इनका जो है हितोपदेश उन्होंने जो है, लेकिन यह भाषा संस्कृत में, लेकिन इसको इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। क्या था? अनुवाद किया था। हितोपदेश को जो है जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर ने किया। और क्या एक और है, कट और केन। क्या है? कट और केन को जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? इनका रचना नहीं है, इन्होंने ट्रांसलेट किया, भाषा बदला, है ना। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि हिंदी करते हैं, इंग्लिश करते हैं ना, इसी प्रकार इसको कहते हैं अनुवाद, जिसको कहते हैं हम संस्कृत, है ना। तो अनुवाद किया गया, ठीक है। और है मेघदूत की जो है आपको जर्मन भाषा में अनुवाद किया है मैक्स मुलर ने, ठीक है ना। मेघदूत, कट और केन और हितोपदेश, हितोपदेश तीनों उन्होंने जो है जर्मन भाषा में अनुवाद किया है, बताया है। इसके बाद मैक्स मुलर को जो है वेदांतियों का वेदांत स्वामी विवेकानंद ने कहा था। यह क्वेश्चन बहुल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखें, है ना, कि मैक्स मुलर को जो है वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने, है ना। या मतलब जो है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत कहा था, है ना। विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांत कहा? ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। इनको जो है इनकी संगीत, इनकी कला को देखने के लिए इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने इनकी भाषा सुनने के लिए अपने यहाँ इनवाइट किए थे। और इनका जो है भाषा सुनने के बाद, बताने के बाद, है ना, महारानी विक्टोरिया को काफी अच्छा लगा। इसीलिए जो है महारानी विक्टोरिया ने, इंग्लैंड की महारानी थी, मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि प्रदान की। क्या दिया था? नाइट की उपाधि दिया था। किसको? मैक्स मुलर को। लेकिन मैक्स मुलर ने इसे लेने से इनकार कर दिया। ही ना। आगे है कि 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को जो है मैक्स मुलर का हो गया निधन, यानी कि हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक है। और आगे है जो भी भाषाएं यहाँ पर लिया गया हुआ है, भाषण दिया गया हुआ है, इसको जो है भवानी शंकर त्रिवेदी ने इसको भाषा को जो है
अदर किया है, हिंदी भाषा में बताया है। ये जो है मैक्स मुलर जो है यह जर्मनी में जो है यह जर्मनी भाषा में बता रहे हैं भारत के बारे में, लेकिन जिसको हिंदी में बताया जाता किया कौन तो भवानी शंकर ने किया। ठीक है, आपको बता दें इस पाठ में पढ़े थे कि प्राकृतिक है ना और सर्विद है ना संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा परिपूर्ण देश कौन सा है? जानते हैं ना प्राकृतिक की सुंदरता सौंदर्य और होता है प्राकृतिक सुंदरता नदी झील पहाड़ तालाब या फिर कहाँ मिलेगा? इसलिए ये प्राकृतिक की सुंदरता है ना, वो आपको भारत में ही मिल सकता है। कहते हैं यदि आप भूमि का अवलोकन करेंगे, घूमने जाएंगे, पता चलेगा कि भारत ऐसा देश आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। ये कवि का लेखक का कहना है, अगर कोई विदेशी आदमी आता है मुंबई दिल्ली कोलकाता में तो चला जाता है, उसको क्या पता कि भारत में क्या? भारत की भी जो है स्वर्ग की छटा निखर रही है कहाँ पर? गांव में। कहाँ पर? गांव में। आता है विदेशी लोग ना, जिसे लोग आता है और मुंबई कलकत्ता दिल्ली है ना ये घूम के चला जाता है। तो क्या पता, अगर सच्चा भाग्य दर्शन करना है तो गांव में आओ, गांव में आओ, ग्रामीण में आओ, ग्रामीण में यहाँ पर सच्चे भाग्य दर्शन हो सकता है ना। आगे बता दें आपको कहाँ से बाकी था, आगे तो पुराना था लेकिन आप लोग यदि आप पुरातत्व प्रेमी है, अगर बताए थे कि पुरातत्व मतलब क्या होता है ना, कि जमीन को खुदाई करके है ना जो हमें प्राचीन वस्तु प्राप्त होती है उसे हम पुरातत्व कहते हैं। अगर आप पुरातत्व प्रेमी है मतलब आप पुराने वस्तुओं में जो है विश्वास रखते हैं, देखने में अभिरुचि रखते हैं, तो आप जो है वह कहाँ जाए? भारत में जाए। जनरल कनिंघम जो है कनिंघम आप बता दें कि एक क्वेश्चन जो आपको है इंटर का हिस्ट्री का जो है पार्ट 1 का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है खुदाई किया गया था ना कनिंघम के द्वारा। वही बात कहा जा रहा है कि कनिंघम जो है यह पुरातत्वविद है, मतलब जो है प्राचीन वस्तु के बारे में पता लगाने वाले है ना, तो सिक्का है, हड्डी है, इत्यादि जो वस्तु मिलता है उसके बारे में। कहते हैं यदि आपके मन में पुराने सिक्के से लगाव है, यदि आपके मन में पुराने सिक्कों से लगाव है, तो मातृभूमि में ईरानी, पेरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडोनियन, सको रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्कों प्रचुर परिणाम उपलब्ध हैं। अगर आप पुराने सिक्कों में रुचि रखते हैं है ना, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, सबको लगाव है, कहते हैं कि जब वारेन हस्टिंगटन भारत का गवर्नर जनरल था, सुनेगा जोर से बाबू, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि जब वारेन हस्टिंगटन भारत का गवर्नर जनरल था, कैसा पड़ता को उसी कम हो गया, ठीक है दे रहा है कि लिखता है, चलिए बात नहीं है दीजिए बाबू है ना। कहते हैं कि जब वारेन हस्टिंगटन भारत के गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला कि जब भारत का जनरल गवर्नर जब गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास, वाराणसी मतलब कभी कहते हैं बनारस है ना, ये प्राचीन नाम है बनारस का, वाराणसी। तो वाराणसी के पास 172 है ना सोना से भरा हुआ है ना घड़ा, तो खैला है ना 172, एक दो भी नहीं 172 सोना से भरा हुआ एक घड़ा मिला था उसको।
देखिए ये वारेन जो वाशिंगटन है, यह जो सोना से भरा हुआ जो घड़ा था उसको भिजवा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक के पास। यह सोच के भेजाया तो उसको भेजेंगे ना तो हमारा एक बहुत बड़ा हमारे प्रति जो है उस मालिक को जो है उदार भाव तो होगा, हम एक अच्छा इंसान समझेगा, है ना। अब उसको क्या पता कब मेरा उल्टा होने वाला है। ये जो है उसको सिक्का मिला ना, 30 समझ के बाद भिजवा दिया, ये नहीं रखा, ये अपना ईमानदारी जताया, है ना, कि अपना मालिक को भेज देते पैसे, सही है जो भरा हुआ है सोना का सिक्का। और जब वो भेजेंगे तो हमको बड़ा हमारा नाम लेगा, बराबर बड़ाई करेगा, आई लोभ में भेज दिया ओकरा, है ना। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ नहीं पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वाशिंगटन लौटा तो वह स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दें। देखिए ये बेवकूफ क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक था वह सोने से बड़ा सिक्का था, उसको क्या उसको गला दिया, गला के उसको बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया, वेस्ट कर दिया। और जब हमारे वाशिंगटन जो है इंग्लैंड लौटा तो देखा रे बाप ये क्या हो गया, ये क्या हो गया इनको, है ना, जो क्या हो गया कि हम भेजे थे सिक्का, हमारा जो है मतलब प्राचीन वस्तु के बारे में महत्व को नहीं समझ पाए। ये क्या एक प्राचीन वस्तु है, मतलब पुराना वस्तु है ना, वहाँ सोने का सिक्का है, ये हमने खुदाई से मुझे मिला, कहाँ से मिला है, खुदाई से मिला, कहाँ मिला है, बनारस में मिला है, कहाँ से मिला, बनारस में। अब इसका महत्व महोदय नहीं समझ पाए और सोया कर इसको गला डाले। तो ये आप लोगों से कहते हैं कौन, कनियम कहता है, कहता है अगर आप लोग को ऐसा वस्तु मिलता है प्राचीन वस्तु तो आप ऐसा गलती ना करें, उसके मतलब को आप समझे। ये आपको कह रहे हैं, हमको कह रहे हैं, अगर आपको खुदाई से कोई प्राचीन वस्तु मिलती है तो आप उसको जो है वेस्ट बर्बाद ना करें, उसको महत्व को समझे और आप उसको बर्बाद ना करें। ये आपको कहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, कोई फायदा हुआ नहीं हो सकता। अब क्या रहेगा ना जी कि जो है 172 दारिस नामक किसको मिला था, जनरल गवर्नर जनरल क्या था, गवर्नर जनरल मिला, वारेन वाशिंगटन मिला था ना, वारेन वाशिंगटन को मिला ना, वो क्या भेजवा दिया था इंग्लैंड के, सॉरी इंग्लैंड में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार भिजवा दिया, उसको बेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। ठीक है, आगे दैवत विद्वान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान का नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है। इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं भी अभी निर्मित होनी है और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है नत्र कहीं नहीं। कहते हैं कि दैवत विज्ञान मतलब जो हमारे भारत में जितना देवी देवताओं के लिए सुरक्षा है, उनके व्यवस्था है, उतना जो है किसी अन्य देश में नहीं है। देवी देवता सुना है ना, महारानी देवी तो होता है, देवी देवी वाला सब है ना। तो देवी देवताओं के लिए जितनी व्यवस्था जो हमारे भारत में है उतने कई अन्य देश में नहीं किया जाता, हमारे भारत में मिलता है। यहाँ पर ना भारत के बहुत बड़ा बड़ाई किया है ना, है ना, बड़ाई पर बड़ाई मार रहा है कौन, मैक्सिमम है ना, उनका ये भाषण है मैक्सिमम के बड़ाई करेगा तो बार बार नहीं बने खराब नहीं बना, लेकिन यहाँ पर उसका बड़ाई कर रहा है कि भारत कौन जैसे भारत में, मैं खाली भारत का नाम लूंगा। जान लो अगर आपको एग्जाम में कुछ आता है, अगर कोई क्वेश्चन में आया है भारत के बड़ाई किया गया हो, आप ऐसा मारना नेक्स्ट मेरा भारत से हम क्या सीखे। हाँ, क्योंकि यह फर्स्ट है आपको जो पूरा हिंदी में जो केवल भारत का बड़ाई किया गया है, तो भारत का बड़ाई किया गया है। अगर आपको जो है
है ना। एग्जाम में आता है भारत के बड़ाई करने वाला जो टॉपिक आएगा तो आप जो मारना वही आज से हम क्या सीखे जो ऑप्शन आपको होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। नीति कथाओं मतलब कथा कथा कहानी सुनाते हैं ना, कहते हैं कि नीति कथाओं में भारत का भी काफी उजागर हुआ है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविधि साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है और हमारे यहाँ वैद्य कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। देखिए क्या कहते हैं, हमारे यहाँ भारत में जो है जो भी कथाएं होती है यह पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है, मतलब भारत से यूरोप है ना। ये कथाएं हैं ये आती जाती रही। अब करते हैं, किंतु यहाँ की अनेक समस्याएं ऐसी हैं जो अपने संविधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा, यह कहावतें होती है ना, कहावत है ना कि चलन आवे तो अंगना टेर, सुना हुआ है ना कहावत। तो यहाँ कहते हैं कि शेर खाल में गधा है ना, मतलब अगर मान लेते हैं कोई गधा खाल पहिर ले शेर की और में भी आएगा गधा की तरह तो गधे कहलाएगा, है ना। तो यहाँ कहावत लेकर हमारे समाज में भारत में काफी कहावत चलती है ना। ये छुछुन्नर के मुड़ी पर चमेली के तेल सुनते हैं, मतलब बेमेल विवाद होता है कि लड़का होता है ना, मतलब गोरा काला चिट्टा होता है, लड़की को आप मिल जाती है अच्छी में सुंदर मिल जाती है, कैसे कहता है कि है ना बोले गोविंदा के गाना मतलब यही हो जाता है। ये सब कहावतें हमारे गांव में है, तो अगला टेर है ना, तो कहावत हमारे गांव में सब चलती रहती है। वही कहावतें हमारे भारत के लिए काफी प्रसिद्ध है, नहीं है इसे हमारे भारत में और कहीं देश में नहीं है, सब भारत में है। आगे कहते हैं और देखिए सिर खाल में गधा, ये कहावत है बताया गया है ना। यही कहावत तो सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एक प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के कटिल्स के में मिलती है। ये कहावत जो है एक यूनान के ना शेर के खाल गधा, एक कहावत है भारत के, लेकिन यूनान के जो एक व्यक्ति है उसका नाम है क्या दार्शनिक प्लेटो, उन्होंने जो है इस कहावत को अपने मतलब अच्छा कहावत भारत के बताया है यूनान में। यहाँ के लोग कहावत को लेते हैं, कहावत विचार करते हैं, बाद में कहावत लेकर चल चलते हैं, है ना। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार दी गई थी और इसी प्रकार हम नेवले और या चूहे के संबंध में कुछ उस नीति को कथा को भी ले सकते हैं। इसे ना एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में प्रवृत्त कर दिया था, परंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। देखिए क्या कहते हैं, एक नेवले और चूहे के सबसे खास लेते हैं, नेवला चूहा है ना। ये क्या हुआ था कहानी सुनिएगा, तो कहानी बड़ी मजेदार कहानी है, सुनिएगा। पता क्या कि एक ऋषि मुनि जो है पोखर में स्नान करता है तालाब में, है ना। वो क्या करता है पहले के वो अर्थ देता है, गिराता है, उसके हाथ में गिरता है चुहिया। बोलिएगा गौर से, कहावत हमारे कहानी हमारे भारत की है ना। पता क्या कि एक जो ऋषि मुनि होते हैं वो जाते हैं तालाब में स्नान करते हैं और जो है जो जल को जो है पानी लगाते हैं, जल को जो है वो क्या करते लेते हैं हाथ में और चढ़ देते हैं, ऊपर से गिरता है उसके हाथ में क्या चुहिया, क्या गिरता है चुहिया गिरता है। चुहिया चूहा के जो होता है फीमेल होता है, जो लड़की होता है चूहा होता है, चुहिया है ना समझ गया ना। हाँ ठीक है, तो चुहिया है, चुहिया अब गिरता है हाथ में। और इसी मुझे क्या करता है कि उस चुहिया को अपने शक्ति से एकदम आसमान की परी
है ना, बनाते हैं लड़की बनाते हैं उसको, क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एकदम काफी खूबसूरत लड़की बनाते हैं उसको, काफी खूबसूरत, ठीक है। और क्या होता है, अब वो ऋषि मुनि उस लड़की को लेके जाता है घर, उसको पालता है पोसता है, लड़की बड़ी होती है ना। आप जब लड़की बड़ी होती है तो शादी भी करना होता है, नहीं करना होता है। लड़की काफी सुंदर थी, काफी ज्यादा सुंदर थी, जैसे आप पढ़े थे काफी सुंदर थे ना। अब क्या हुआ था कि आप उसके लिए जो उसके पिताजी है जो ऋषि थे वो अपना अगुआ वही करने लगे थे ना। आगे बुलाया था सूरज को, किसको, सूरज को बुलाया थे, है ना। तो आप कहता है चुहिया से ये पसंद है, पसंद ये पसंद है तो ना, इतना तापमान है हम तो जल जाएंगे, जले का मर जाएंगे, हम तो कोमल है, हम क्या है, हम तो कोमल है, हम क्या है, हम कोमल है। आज ये क्या है, सूरज इतना तापमान, इतना गर्मी इसके अंदर है, हम कैसे रह पाएंगे, ना। फिर कहता है आप इसको चुहिया करने का बता रही है, ठीक है। तो अब चंद्रमा है ना, क्या करेगी, तो कुदम शीतल है, कोमल चंद्रमा क्या करेगी, तो ना कुछ ना करेगी, क्या लगी, इसका हमेशा आकार बदलता रहता है, छोटा बड़ा, है ना, इसका आकार बदलता रहता है, इससे हम शादी नहीं करेंगे। और शाही बहुत सारे लोग आए, है ना, बहुत सारा कहानी लंबा हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, चुहिया जो है घर में थी ना, चुहिया वो जो लड़की थी उसको एक नजर पड़ गया चूहा पर, आज चूहा कहते कि पपला गई, कहता है पिताजी, कहता है और पिताजी पप्पा अब यहाँ में कैसे करेंगे, अब यहाँ हम चूहा से, है ना, अब यहाँ हम करके करवाए चूहा से कैसे करेंगे, अरे बाप। तो अब इसी मुझे भूल गए थे, ये तो चुहिया थी, कहती चुहिया थी, भले इसका रंग बदल दिए थे, इसका जो है रूप वही है, तो क्या रूप उसका वही है, इसका विचार वही है। तो फिर क्या, फिर इसको चुहिया बना करके इसको विवाह कर दिया गया। तो ये कहानी मेरे भारत की है, ये कहानी क्या है, भारत की कहानी है ना। ये कहानी कर लीजिए, तो ऐसी कहानी हमारे भारत में मिलती है ना, सुना सबको, है ना। तो ये था हमारा कहानी चुहिया की, है ना। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो है एफ्रोडाइट है, तो आइए है ना, एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही कार उसकी वैसे जो हो गई थी। यह भी संस्कृति की एक कथा जो सर्वस्व से मिलती जुलती एक कहानी है। ये क्या थी, एक कहानी थी, आपको बताया। किंतु प्रश्न यह बदल होता है कि यह कहानी यूनान से कैसे पहुंची। एक प्रश्न यह होता है कि यह कहानी जो भारत की कहानी है, यह यूनान कैसे पहुंच गया कहानी, मतलब पूर्व से पश्चिम, है ना। पूर्व से पश्चिम में यूरोप कैसे हो जाएगा, यूनान में, तो यूरोप में ना पड़ता है यूनान, कहाँ पड़ता है यूनान, बताइए ना, पीछे पढ़े इतिहास में आप लोग, है ना। देखिए वहाँ ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही एस्ट्रिस के कहानियों में से में स्थान कैसे पा गई। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा, हमें इससे भी और अधिक प्रत्न युग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं के आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम की से अथवा पश्चिम से पूर्व की ओर गई है, तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साथ सुलभ हो चुके थे। देखिए कहते हैं यहाँ की जो कहावतें हैं, कहानियां हैं, ये पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की जाती रही है, मतलब भारत से यूरोप, यूरोप से भारत, ये कहानी आती रही है। लेकिन यहाँ के जो है भारत जो आगमन आने जाने की जो व्यवस्था है वो आपको फिलिस्तीन और सीरिया, भारत से सीरिया और फिलिस्तीन के बीच ये आवागमन जो है आरंभ हो गया था।
प्रारंभ हो गई थी। और कुछ संस्कृत शब्दों में आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि हाथी, दांत, बंदर और मोड़ और चंदन आदि की जिन वस्तुओं को ओफीर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश में नहीं लाई जा सकती। देखिए यहाँ कहते हैं, अब ये संस्कृत के जो है कुछ आधार पर बता सकता हूँ कि दांत, बंदर और मोड़ और चंदन, ये भारत के सिवाय ये वस्तुएं जो है कहीं नहीं लाया जा सकती। केवल वस्तु जो है भारत में ही, क्योंकि इस वस्तु का जो महत्व केवल भारत में ही है। हाथी के दांत, बंदर, चंदन का तो हमारा भारत में ही है ना। कैसे पूजा होते हैं जिसमें हाथी के दांत क्या पता पड़ता है, हाथी के दांत क्या पता पड़ता है, चंदन, क्या बिना चंदन के पूजा हो सकता है? ये सारी का हमारे भारत में ही है। और यह मान लेने के भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर के मध्य सागर से बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। कहते यह मान लेने के कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत से जो है बंगाल का खाड़ी और फारस की खाड़ी और लाल सागर के मध्य सागर के बीच वे व्यापारिक संबंध से जुड़ा रहा, कभी ठप नहीं हुआ। तक कि शाहनामा के रत्नकाल 10वीं 11वीं सदी में भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद हो चुके थे। कहते हैं यहाँ तक कि शाहनामा के रत्नकाल के समय 11वीं शताब्दी में जो है भारत यूरोप के व्यापारिक संबंध के लिए बंद हो गया था। व्यापारिक मतलब सामान का ले जाना लाना की व्यवस्था थी, उसके लिए बंद हो चुके थे यूरोप से। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। आपने से भी जो कितने बता रहे हैं कि भले हमारे भाषा भारत में जो है हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कई सारे भाषाएं हो जाते हैं, तेलुगु, मराठी, बंगाली बुलाते नहीं बुलाते हैं। भले जो है भारत भाषा को जो है दिया गया हुआ है हिंदी, राष्ट्र भाषा दिया गया ना, लेकिन अन्य भाषा हमारे भारत में है। लेकिन अगर आप हिंदी बोलते हैं तो सारे लोग समझ जाते हैं, कोई देश के भी हो, मतलब कोई राज्य के हो। वही अगर आप अन्य राज्य का भाषा बोलते हैं तो कोई जल्दी समझ नहीं पाता। तमिलनाडु तमिल भाषा, मराठी भाषा है ना, बंगाली भाषा होता है ना, तो हम लोग जल्दी समझ नहीं पाते ना, समझ बताते हैं भाई। यहाँ कहते हैं यहाँ पर तो अब आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि क्रियात्मक तत्वों का विकास और क्षय का संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं से अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। वहाँ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसे अनेक भारतवासी जातियों को की बोलचाल की भाषाएं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, कुची, हुन, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों एवं जिताओं को भाषाओं को सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक और भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। आप लोगों ने देखे कहीं है जो भारत के सिवाय अन्य किसी देश में भाषा के साथ शब्द का भी, व्याकरण का भी अलग अलग व्यवस्थाएं हो। यदि आप विधा शास्त्र कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि नेताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम और या जर्मनी के ज्ञात विधा शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा विभिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं के विभिन्नताओं के कारण शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्मसूत्रों को सांप्रदायिक समाचारिक सूत्रों को ही ले लेते हैं। धर्मसूत्र मानव धर्मशास्त्र ऐसी प्रवृत्ति विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। क्या कहते हैं, यदि आप विधा शास्त्र है ना,
मतलब विज्ञान को बहुत सारा रखते हैं। अगर उसके आप विद्यार्थी हैं और आप जानना चाहते हैं तो रोम, जर्मनी और यूनान आप अगर जाइए है ना, और उसके बाद भारत में जाइए, भारत में और दोनों का तुलना कीजिए तो मिलेगा भारत की जो है जो विद्याशास्त्र है उससे बढ़िया कोई नहीं है। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक, काफी जो है आसान राजनीतिक इकाइयों को निर्माण और विकास के समृद्ध प्राचीन युग के कानून के पातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और विशिष्ट के रूप परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है। जो आपको इसके लिए भारत के ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन को उपयोग अन्याय भी मिल जाएगा। भारत की प्राचीन स्थानीय भाषा प्रणाली जो है पंचायत प्रथा को समझाने के बहुत बड़ा विद्वान है। क्या कहते हैं, यदि आप लोग अत्यंत और आसान सरल राजनीतिक को जानना चाहते हैं तो जाइए भारत में। देखिए यहाँ की जो है पंचायत व्यवस्थाएं, जो न्याय व्यवस्था, न्याय मिलता है, न्याय वो पंचायत में पंच बैठा करके इकट्ठा कर करके न्याय मिलता है। कहा तो ऐसी पता कहाँ है तो भारत के गांव में, भारत के ग्रामीण में जो पंचायत करके लोग को जो है न्याय दिया जाता है तो कहाँ तो गांव के पंचायतों में। कहाँ गांव के, मैं तो आप देखे आइए कहते हैं यदि आप निरंतर विभाग में रुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जाता संग्रहालय लगेगा। भारत धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्यमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की सनस्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मत मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। लेकिन और भारत धर्म की है ना, भारत धर्म है बात करेंगे तो प्राकृतिक विकास के साथ साथ यहाँ के जो है भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। पूछता है ऑब्जेक्टिव में भारत कौन धर्म जन्मभूमि है तो ब्राह्मण और वैदिक धर्म की जन्मभूमि हमारा भारत देश है ना, क्योंकि हमारे भारत में जो है ब्राह्मण को ही है ना जब मनाया, उसको हम कहते हैं आर्य समाज है ना। ब्राह्मण को माना जाता था, ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म सभ्यता क्या जाए। और यहाँ जो है जन्मभूमि किसका तो भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है। कौन हमारा भारत देश है ना। तो जन्मभूमि है धर्म की बात करता हूँ तो वैदिक धर्म की और ब्राह्मण धर्म की और भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है। इसके बारे में क्या बताए उतना कहते हैं है ना। भारत में आप अपने आपको स्वतंत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य को बीच खड़ा कर पाएंगे। अगर आप भारत में जाते हैं तो भारत यहाँ पर जो है प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। यदि आप भारत के इतिहास के बारे में, यदि आप भारत के इतिहास के बारे में एक अध्याय मात्र एक पाठ पढ़ लीजिए, मतलब एक पाठ पढ़ लीजिए, पता चलेगा कि हमारे स्कूल और कॉलेजों में
बढ़ाई जाने वाली जो बात है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जो भारत के इतिहास का मात्र एक अध्याय पढ़ के आइए, है ना, और जो यहाँ पर जो जर्मनी में जो है कॉलेज में तस्मा था उसका बराबरी नहीं कर पाएगा। किसका? भारत का एक अध्याय इतिहास के अंदर, भारत का एक अध्याय क्या कर पाएगा। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य का चर्चा नहीं करना चाहूंगा। ये कहते हैं, लेखक कहते हैं कि अभी जो भारत में क्या है उसका मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं करूंगा प्राचीन की बात करूंगा मैं, है ना। किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूंगा, इसका नाम है संस्कृत। जी बच्चा जी, ध्यान दीजिए, क्या कहता है कि अगर आप, मैं आज की भाषा की बात नहीं करूंगा, आज की भारत की बात नहीं करूंगा, जो आज की बात बता रहा हूँ मैं आपको, भारत की उस अधिक प्राचीन भाषा, भारत की सबसे प्राचीन, प्राचीन का मतलब बच्चा क्या होता है? पुराना। क्या होता है? पुराना होता है, जान लो, है ना। और भारत की जो है सबसे प्राचीन और पुराना भाषा है वो है संस्कृत। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? क्या है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? आगे अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसा क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान देते था दृष्टिकोण से, संस्कृत सर्व विषयी क्यों है? आप उन्हें प्रश्न होगा कि हमारा भारत का जो है प्राचीन भाषा संस्कृत क्यों है, इसमें क्या खास बात है ना। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता यह है कि प्राचीनता। क्या है? संस्कृत की सबसे पहली विशेषता यह है कि प्राचीनता। क्या विशेषता है? प्राचीनता व्यवस्था। क्या है? प्राचीनता व्यवस्था है। संस्कृत की जो है खास बात यह है कि सबसे पहली व्यवस्था क्या, तो प्राचीन मतलब पुरानी। क्या है? व्यवस्था। टाइम हो गया है, आइए, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जानते हैं ग्रीक भाषा से भी पुराना कौन भाषा? संस्कृत बच्चा, है ना। जान लीजिएगा कि ग्रीक भाषा से भी प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। कहते हैं जिस रूप में आज हम यहाँ हम तक पहुंची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति चित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोग को, है ना, सदियों से ज्ञात है और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता रहा है कि इन दोनों भाषाओं के कुछ न कुछ साम्य अवश्य है। कहते हैं कि ग्रीक भाषा से भी प्राचीन भाषा कौन? संस्कृत है। और कुछ न कुछ, है ना, ग्रीक में और हमारा संस्कृत में जो है कुछ न कुछ यह प्राप्त होता है पढ़ने से, करने से कुछ न कुछ बातें अवश्य मिलती है, सम्यक है ना। कुछ भाषा जो है बात मिलती है। जैसे क्या है? किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं के में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए, है ना। इन दोनों भाषा को जो है बराबर समानता कैसे किया जाए, यह तो समस्या थी। क्या थी? परेशानी था, समस्या थी, है ना। कभी ऐसा होता था कि ग्रीक शब्द का निर्माण की प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था और कभी किसी लैटिन शब्द को रहस्यों के खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता। देखिए होता है लैटिन। अब लैटिन भाषा से भी पढ़ा कौन? संस्कृत। जान लो, संस्कृत सबसे पुराना भाषा और जो बाकी जो भाषा आया उससे निकल के आया, उससे निकल के कहाँ से आया? निकल के
निकल के आया बच्चा। हाँ दो क्या क्या कहते हैं, यहाँ लैटिन और ग्रीक भाषाएं यहाँ पर भी यहाँ मार खा रही है, क्या हो रही है। ध्यान दो, आ कहते हैं क्या कहता है कि लैटिन शब्द का जो है रहस्य खोलने के लिए, बताने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था, है ना। उसके बाद जब गॉथिक और एंग्लो सेक्सन जैसी यूटानिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा, तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में अत्यधिक समानता कैसे आ गई और समानताओं के साथ साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहे। और यही इसी कारण इससे अनेक हेतुवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वत्र विपरीत है। किंतु जो ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों के यह एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा, और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध का स्पष्ट हो गया था। और जैसे यहाँ कहते हैं कि ग्रीक, लैटिन भाषा ऐसे और कहे तो गॉथिक, एंग्लो सेक्सन है ना, ये सारी भाषाएं जब आई तो संस्कृत से जब जुटा तो ये सब जो है इस क्या कि ठंडी में जैसे गर्मी आ गई। जब भाषा सबके साथ मिलाया गया ना तो उस भाषा का मतलब अर्थ निकल नहीं पा रहा था, तो संस्कृत जोड़ा गया, संस्कृत को कुछ वर्ड को जोड़ा गया, तो यहाँ पर जैसे लगता है कि ठंडी में से गर्मी आ गई। इस बार ऐसा लगा देखा जाए यदि निश्चित ही संस्कृत का इन सब भाषाओं का ग्रजा है। कहते हैं कि निश्चित ही सारी भाषाओं का ग्रजा कौन है? अग्रजा संस्कृत है। सारे भाषाओं को आगे रहने वाला भाषा कौन है? तो संस्कृत है। आज कहते हैं इससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी न अन्य भाषा के सतह भूल गई थी। यदि आग को लिए हम संस्कृत में कहते हैं अग्नि, क्या कहते हैं कि आग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। आग को जो है संस्कृत है, आग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। देखिए हम आग को जो है, आग को तो क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। आग को हम कहते हैं संस्कृत में अग्नि कहते हैं। आग कहते हैं लैटिन में, देखिएगा लैटिन में, लैटिन में कहते हैं इसको हम कहते हैं इंग्लिश से कहते हैं और लीजिएगा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है लीजिए कि आग को जो है लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं। तुमको ऑप्शन में लिखा रहेगा आग, अग्नि, इग्निस, इनमें से सभी जो लिखा रहेगा ऑप्शन में, तुमको ध्यान देना पड़ेगा ना। और पूछेगा कि आग को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देख लो ध्यान से बोर्ड पर, ऐसा तुमको बाबू मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा ना। तो आप जो है सोच समझ के ऑप्शन में टिक मारेगा के, क्योंकि आपका एक नंबर बहुत ही समझे ना बाबू, है ना। अग्नि, इग्निस, ठीक है ना। हम आग को, आग हमारा जो इधर का भाषा है ना, बोलते हैं आग, है ना। अग्नि पंडित जरा बोलेगा अग्नि वाला पंडित सब, है ना, अग्नि वाला पंडित सब, है ना। तो अग्नि और वही सेम
देखिए बाबू, आप बताइएगा कि लैटिन भाषा में और इसमें क्या कुछ मिलता जुलता है? ये मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। अग्नि और इग्निस बात मिलता है ना। आगे कहते हैं तो हम निर्भरता रूप से इस जगह पहुंचाते हैं कि दूसरे से अभिव्यक्त आर्य को अंगनी का ज्ञात हो चुका था, है ना। साथ ही लिथुआनिया और लिथुआनिस को उग्रिस और उनको इंग्लिश शब्द का बताते हैं कि स्लाव ट्यूटानिक भाषाओं के शब्द में यह प्रतीत है कि भले ही वहाँ के कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द में क्यों ना गढ़ जगह हो। आया कहते हैं यहाँ पर इंग्लो, देखिएगा एक भाषा है लिथुआनियन, है ना। आपने अपना किताब में कहिएगा, तो भूल जाइएगा, ठीक है। लिथुआनियन भाषा है, क्या है? ले ले धीरे, ठीक है। उसके बाद है स्कोटिक भाषा है, स्कोटिक। ले लीजिए। दूसरा भाषा बता रहे हैं। स्कोटिक में क्या है? इंग्ले। भाषा इंग्ले आग को हम कहते हैं संस्कृत में अग्नि कहते हैं, लैटिन में इग्निस कहते हैं, लिथुआनियन में क्या कहते हैं? इग्निस कहते हैं। बाबू ना। और स्कोटिक भाषा में क्या कहते हैं? हम इंग्लिश कहते हैं। ये 3-4 भाषाएं हैं, रखना है कि आपको जो है बाबू हम कहते हैं संस्कृत में अग्नि कहते हैं, लैटिन में इग्निस कहते हैं, लिथुआनियन में हम क्या उग्निस बना देंगे ना, क्या गुड्डी अरे बाबा पढ़ने ना हिंदी। देखो लिथुआनियन में क्या कहते हैं? उग्निस। क्या कहते हैं? उग्निस। स्कोटिक में क्या कहते हैं? इंग्ले। क्या कहते हैं? इंग्ले कहते हैं। याद रखना, ठीक ना। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट में। चलिए टाइम हम थोड़ा देंगे, है ना। हमारी सर्विस चले की रफ्तार में अब, है ना। और आपको अक्टूबर बीतते मेरा सर्विस करेंगे द एंड, क्योंकि हमको संडे के मैच को ना करना पड़े, हम करेंगे। और अक्टूबर बीतते भी आपको होता है द एंड प्रत्येक वर्ष 2019 से ही कि आपको अक्टूबर में हमारी सर्विस करा दे खत्म, और नवंबर से चालू आपको होता है रिवीजन। तो आप लोग भी रफ्तार पकड़िए, घर पर पढ़िए, मैथ कीजिए और अच्छा कीजिए। एकदम सर जी वही टाइम। हाँ बहुत बढ़िया, एकदम सर जी के अवतार में धान। हाँ।